ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। वैसे तो ये यूनिट 5th है, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में कुछ और दी गई है, लेकिन मेरे हिसाब से सारे चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए तो यूनिट 5 हो गई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या है, क्या क्या आप पढ़ोगे? एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एक इसका इंट्रोडक्शन पढ़ोगे कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्या होते हैं। दूसरा फिर लिगैंड्स पढ़ोगे, लिगैंड्स के बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ोगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है, लिगैंड्स फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं और लगभग हर साल इससे पूछ लिए जाते हैं। कैसे निकालेंगे? कलर से आपको आ जाता है, कलर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से आ जाता है क्वेश्चन, मोस्टली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से। आईपीएससी नेम से हर एक साल क्वेश्चन आता है, नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा एक बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, किस टाइप का बॉन्ड होता है बताओ भाई। आपने 11th में क्या पढ़ा था? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी। केमिकल बॉन्डिंग में कितने टाइप की बॉन्डिंग आपने पढ़ी? एक तो आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड पढ़ा, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा, एक और मेटालिक आयन पढ़ा होगा, मेटालिक रेडियाई पढ़ी होगी। इधर आपने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा होगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या खासियत होती है मुझे ये बता दो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक स्पेशलिटीज होती है कि वैसे अगर मान लीजिए NaCl है बना, राइट, सोडियम ने क्या काम किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई दे रहा है उतनी इलेक्ट्रॉन्स लेगा दूसरा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, सॉरी आयनिक बॉन्ड में, मतलब दोनों की, एक ने दिया तो एक ने लिया, इक्वल हो गई बात। दूसरा क्या हुआ, एक आपने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई कि एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयरिंग हो गई। तो आपने जो बॉन्ड बने, इसमें जो बॉन्ड बना दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के वजह से बॉन्ड बना। कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में दोनों किसकी वजह से बने, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बने। व्हाट हुआ क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा, मान लीजिए हमने SO3 बनाया, SO3 बनाया। SO3 में क्या हुआ कि ये जो बॉन्ड यहाँ पे बनेगा ये क्या करेगा, ये एक ही अपना बॉन्ड देगा। कौन देगा, सेंट्रल आइटम इसको बॉन्ड देगा, अपने दोनों ही आइटम, इसको भी दोनों ही दे देगा। ये यहाँ जो बॉन्ड बना, ऑक्सीजन का कोई भी इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड बनाने में किसी का भी कोई भी रोल नहीं है। बात समझ आई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आया? मतलब जो सेंट्रल मेटल आइटम होता है वो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, दे देता है, और उन्हीं से बॉन्ड बन जाता है। इस टाइप के बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ये आपने 11th में ऐसा पढ़ा।
नहीं पढ़ा तो कॉपी रखी होगी, वो देख लेना। और अगर फिर भी ना पढ़ा हो तो हमने 11th में पढ़ा दिया है, यूट्यूब पे पढ़ा है, वहाँ भी सर्च कर सकते हो। अभी रिसेंटली में ही मैंने पढ़ाया है, 1-2 दिन पहले, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। फिर इसमें कुछ थ्योरीज हैं, 3 थ्योरीज हैं। एक है वर्नर्स थ्योरी, दूसरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, BBT, CFT और वर्नर्स थ्योरी। इसके बाद में इनके स्ट्रक्चर और आइसोमेरिज्म। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का इंपॉर्ट क्या है, क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है वो। तो इतनी चीजें आप इस चैप्टर्स में स्टडी करेंगे, राइट। एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? नो ना? ठीक। अब बात आती है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की, हम बात करते हैं। मैंने एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। ओवरव्यू में क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, इनको कई आप ब्रांचेस निकलते हुए देख रहे होंगे। ये आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है। इससे एक जो है यहां से एक निकल गया आइसोमेरिज्म के लिए। इसमें 2 टाइप की आइसोमेरिज्म होती है, एक स्ट्रक्चरल और स्टीरियो होती है। दूसरी, इसमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, वो हमने बता दिया। दूसरा क्या है, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 थ्योरीज, 3 थ्योरी मैंने बताई थी, एक तीनों इसमें हो गई। दूसरा, डिफरेंट टर्म्स आप पढ़ेंगे। डिफरेंट टर्म्स में क्या पढ़ेंगे, एक सेंट्रल आइटम पढ़ेंगे। सेंट्रल आइटम क्या होता है? लिगेंड्स पढ़ेंगे, लिगेंड्स क्या होता है। और फिर कोऑर्डिनेशन ये पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन का स्पेयर कैसा होगा उसको पढ़ेंगे। एक और इसमें पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए फिर इसमें क्या पढ़ेंगे, मोनोडेंटेट पढ़ेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ठीक है ना? तो ये पढ़ेंगे। अब ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसके बाद में ये हम कुछ ये चीजें हैं, इसमें सिंपल साल्ट, मिक्स साल्ट, डबल साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट। एक्चुअली में व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो जब हम बात करेंगे तो दीज आर द डबल साल्ट। साल्ट्स होते हैं, डबल साल्ट्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इस टाइप से भी हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकता है। सिंपल का इसमें नहीं आप स्टडी करेंगे, जैसे NaCl, KCl, Na2CO3, ये सारे के सारे साल्ट्स हैं। लेकिन आप कहोगे क्या सर ये सभी साल्ट तो हैं, क्या सारे साल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं? नहीं, लेकिन हाँ, all the coordination compounds are salt. All the coordination compounds are salts. What all the salts are not coordination compounds. ये पॉइंट आपको असर्शन रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्स और डबल में है, देखो डबल में ये हो गया। अब एक तो इसमें K2SO4 है, एक Al2SO4 है, 2 का साल्ट हो गया। एक तो पोटेशियम का सल्फेट हो गया, साल्ट हो गया। दूसरा साल्ट कौन सा हो गया? एल्यूमिनियम का सल्फेट हो गया, एल्यूमिनियम का साल्ट हो गया। तो इसलिए इसको डबल साल्ट कहा गया। यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चीज ये है कि यहाँ मिक्स कर, जो बाकी में देखेंगे तो या तो O होता है या फिर Cl होता, एक ही होता। यहाँ SO4 है, यहाँ भी SO4 है, यहाँ देखिएगा Cn है, क्या है, Cn है।
एक ही तो है भाई, दो नहीं है। OCl दोनों ही अलग अलग चीजें होंगी। अभी और आगे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ये आउटलाइन आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, पूरा टाइम लाइन आपको समझ गए होंगे कि क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। ये चीज़ें आप शायद आ गई समझ। नेताजी क्या नहीं समझ में आई कि क्या क्या आप पढ़ेंगे? अभी जो आपने मुझे बताया कि वो अकेले हैं, तो क्या ये नहीं है। ये साल्ट क्या है? अभी आएगा, अभी समझ जाएंगे, अभी आएंगे आएंगे, अभी डिफरेंस आप समझेंगे। अब देखो कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हैं, इनको आप समझोगे तो शायद समझ में आएगा, और नहीं आएगा तो नेक्स्ट पीरियड में आ जाएगा। इसमें एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, इसका जनरल इंट्रोडक्शन जो मैंने कहा है वो है इसमें। इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर, दीज आर एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड्स है? एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स है। अब समस्या ये है, क्या सारे एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या सारे के सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं? देखते हैं, आगे बात करेंगे। अभी क्रिस्टल्स ऑफ 2 और मोर साल्ट्स, जो क्रिस्टल्स होते हैं वो 2 और मोर साल्ट आफ्टर इवोरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ साल्ट। ये एडिशन कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं। 2 या 2 से क्रिस्टल साल्ट को क्या करते हैं? मिलकर के जुड़ कर के बनने वाले हैं, इसीलिए इनको एडिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिशन कहते हैं। समझ गए नहीं? एडिशन का मतलब ये हो गया जुड़ के बनने वाले। कैसे? तो ये ऐड होकर के बन गए। ठीक है। दूसरी चीज इसमें एक और अभी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया? एक एग्जाम्पल भी इसमें दिया गया है कि साल्ट ए और साल्ट बी मिला लिया हमने। 2 साल्ट को मिलाने के बाद में हमने क्या काम किया? इवोपरेशन हो गया, तो A+B बन गया। इसको कूल किया तो ये क्रिस्टल में चेंज हो जाएगा, और क्रिस्टल में चेंज हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाएगा। हाँ, स्पेलिंग गलत लिख दी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाएगा, राइट ना। अब थोड़ा सा इनको जो एडिशन कंपाउंड्स हैं, ये एडिशन कंपाउंड्स हो गया, जो क्रिस्टल बना ये एडिशन कंपाउंड्स हो गया। अब सारे एडिशन कंपाउंड्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स नहीं हो सकते। अब हाँ, ए और बी कैसे बनना है? क्योंकि सॉल्ट ए और जब बनेगा तो वो अलग कंपाउंड बनेगा, तो वो ए में कैसे बनेगा? जैसे आपने लिखा ना, एक तो साल्ट ए हो गया, साल्ट बी, दोनों साल्ट को हमने मिला दिया। इसके बाद में इवोपरेशन हुआ, और इवोपोरेट रिएक्शन होने के बाद में क्या हुआ? A+B दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो फिर वो क्रिस्टल फॉर्म होगा। तो वो कोई दूसरा सॉल्ट ले लिया, तो वो बनने के इवोपोरेट होने के बाद क्या बनेगा? वही सॉल्ट एज इट इज उतार दीजिएंगे। जैसे कोई दो सॉल्ट यहाँ पर था Al2SO4 का होल थ्राइस।
ये साल्ट ये हो गया, ये साल्ट भी हो गया। आपका क्या बन जाएगा? ये जो क्रिस्टल बनेंगे इसके बाद में कौन सा बनेगा? K2SO4 प्लस K2SO4 इंटू Al2SO4 और इंटू H2O कितना होगा? शायद 24H2O होगा। 24 होता है, कुछ कम होता है। इवेपोरेशन के बाद में ये दोनों हमने क्या हुआ? इवेपोरेट हुआ, और इवेपोरेट होने के बाद में हमें ये बन गया। दोनों सॉल्यूशन फॉर्म में लिया हमने। अब सॉल्यूशन फॉर्म में लोगे साल्ट को तो इवेपोरेट करोगे, और इवेपोरेशन के बाद में क्या बनेगा? दोनों को हमने मिला लिया, तो जो मिलेगा उसको एडिशन साल्ट कहेंगे। समझ गए? नहीं, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। फिटकरी इसको क्या कहते हैं? K2SO4 को Al2SO4। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? क्लासिफिकेशन एडिशन। एक डबल साल्ट हो गया, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया। डबल साल्ट क्या हुआ? On mixing in equal amount of the water gives the present ions or and converting into aqueous form। aqueous form होना चाहिए। डबल साल्ट का आपका लेना देना यहाँ है नहीं, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन कहा कि ये एडिशनल कंपाउंड्स होते हैं। अब एडिशनल कंपाउंड्स को आपने दो टाइप से डिवाइड कर दिया, एक डबल साल्ट और दूसरे को कहेंगे क्या? कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। डबल साल्ट क्या हो गया? ऑन मिक्सिंग इक्वल अमाउंट्स। अगर हम इक्वल अमाउंट्स में मिलाएं दो साल्ट को, यहाँ पे कहा ना दो साल्ट को मिलाएं, तो इक्वल अमाउंट होना चाहिए। जितना हमने ये लिया इतना ही ये लेना, यही तो कहता है। द वाटर गिव्स ऑल प्रेजेंट आयंस ऑन कन्वर्टिंग इनटू एक्वस फॉर्म। तो ये अगर हम वाटर में, सुनो डिफरेंस समझो, अब समझ में आएगा। अगर हम इसको वाटर में फिर से क्या करें? एक्वस फॉर्म में मिलाएं, क्या करें? एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। मिलाना नहीं करना चाहिए, कन्वर्ट कर ले। अगर कन्वर्ट करें तो K2SO4 का भी हमें क्या मिलेगा? आयंस मिलेंगे। Al2SO4 का होल ट्राइस 3, इसके भी हमें क्या मिलेंगे? आयंस मिलेंगे। तो अगर ऐसा हो तो वो क्या कहेगा? That is called the double salt. What in case of कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये अगर फर्दर हम प्रोसीजर करें, किसको? एक्वस फॉर्म में लाएं, तो हमें उसके किसके आयंस नहीं मिलेंगे, जो पहले थे उनके आयंस नहीं मिलेंगे। राइट, पीरियड इज ओवर नाउ। नेक्स्ट पीरियड में बात करेंगे। अच्छा भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको डबल साल्ट के बारे में मैंने कुछ बताया था। डबल साल्ट्स क्या होता है? मैंने कहा अगर इक्वल अमाउंट्स में दो को हम ले लें, दो आयंस को, दो तो, और वाटर की प्रेजेंस में कन्वर्टिंग इनटू एक्वस फॉर्म, तो डबल साल्ट आयंस मेंटेन देयर आइडेंटिटी। ये डबल साल्ट क्या करेंगे? अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, सपोज कर लीजिएगा हमने दो लिए, एक लिया हमने K2SO4
इंटू Al2ESO4 का होल थ्राइस, ठीक है ना, और इंटू 24H2O, ये आपका मिल जाएगा। तो ये अगर मैंने लिया, कौन सा लिया, पोटेशियम का और एल्यूमिनियम का सल्फेट दोनों ले लिया हमने एक्यूअस फॉर्म में। एक्यूअस फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, तो इन दोनों को, मतलब इस चीज को हमने ले लिया, किसको लिया, फिटकरी को, ये फिटकरी है। अब इसे हमने लेने के बाद में क्या किया, एक्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या होगा, ये पोटेशियम के भी आयन देगा, सल्फेट के भी आयन देगा, एल्यूमिनियम के भी आयन देगा और सल्फेट के भी आयन देगा। मतलब जितने भी हैं ये इसकी आइडेंटिटी रहेगी, जितने भी इसमें इंडिविजुअल्स हैं वो सारे के सारे अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखेंगे, कहने का मतलब मेंटेन रखेंगे। और अगर हम कोई टेस्ट करें, सपोज कर लीजिए हम पोटेशियम का टेस्ट करें, तो वो पोटेशियम का टेस्ट देगा, गिव्स इंडिविजुअल टेस्ट। अगर हम एल्यूमिनियम का टेस्ट करें तो वो एल्यूमिनियम का टेस्ट देगा। अगर हम सपोज करें SO4 आयन का, किसका टेस्ट करें, सल्फेट आयन का टेस्ट करें, तो ये टेस्ट देगा, राइट। तो ये चीजें हो गई। इसमें दूसरा एक और एग्जांपल है यहाँ पर, KCl MgCl2 6H2O, राइट। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो, हाँ या ना, बोलो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज क्या है, अब इसी में एक और पॉइंट्स इसमें और ऐड करना है, क्या है, तो डबल साल्ट आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आपने सीख लिया, समझ लिया। अब हमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। ये क्या होता है, देखो, ऑन कन्वर्टिंग इनटू एक्वस फॉर्म इन अनइक्वल अमाउंट्स दे डू नॉट गिव्स ऑल द प्रेजेंट आयंस। तो ये जो प्रेजेंट आयंस हैं वो नहीं देते हैं, दे डू नॉट गिव्स इंडिविजुअल टेस्ट, और इंडिविजुअल टेस्ट भी नहीं देते हैं। इनको क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डिफरेंस समझ गए डबल साल्ट में और वो क्या, कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब सर वो क्रिस्टल मिल जाते होंगे, वो केमिकली रिएक्ट में बॉन्ड नहीं बनते होंगे उसमें डबल साल्ट में, और इसमें बॉन्ड बन जाते हैं, राइट। इसमें एक एग्जांपल ले लिया, एक KCN है और दूसरा कौन से ले लिया, एक साल्ट KCN लिया, दूसरा हमने FeCN2 ले लिया, तो क्या बना, ये क्या बन गया, ये गलत लिखा है, क्या होना चाहिए, ये F जो है FE ही, लेकिन E स्मॉल होगा, ठीक है, FE ये स्मॉल होगा, F कैपिटल होगा, E स्मॉल होगा, राइट। तो K4 FeCN6 और वाटर इवोपोरेट हुआ, इवोपोरेट होने के बाद में H2O निकल गया, और लास्ट में क्या बना, ये आपका बन गया FeCN6 का होल 4 नेगेटिव आयन बन गया। ये आपका बन गया कोऑर्डिनेट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स अब मेरे ख्याल से पूरी बात समझ गए होंगे आप, जो उस समय समझ में नहीं आ रही थी पहले, वो शायद आप अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। बोलो, क्लियर होगी बात, ठीक, राइट। तो कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये बात होगी, ठीक है। अब इसमें सर एक चीज और है, अब कुछ हम पढ़ेंगे इसमें, क्या पढ़ेंगे, ये कुछ सेंट्रल आइटम, लिगेंड्स, डेंटिसिटी, बहुत सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, इससे पहले कौन कौन सी चीजें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, एक हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यहाँ पे बनाते हैं,
और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कौन कौन सी चीजें क्या क्या होती हैं। एक हम लेते हैं K2 K2FeCN6। यार मजा नहीं आया। K2FeCN6 ले लें, ठीक है। ये ठीक है, ये आपका एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इसमें क्या है, ये पूरा हम क्या कहेंगे, इसको हम पूरे को अगर बात करें तो क्या हो गया, ये हो गया क्या चीज, सुनो। अब देखो, अगर पूरे की बात करें तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कुछ चीजें रहती हैं। कौन कौन सी चीजें रहती हैं? नंबर एक तो मैंने बताया था कोऑर्डिनेट स्फीयर। ये जो आपकी जो ब्रैकेट में इस टाइप से जो होता है, इसको कहते हैं, क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट स्फीयर। ए होगा, ये ई नहीं होगा ये। अच्छा, तो एक तो कोऑर्डिनेट स्फीयर हो गया। एक इसमें और दो स्फीयर होते हैं इसमें। एक ये स्फीयर हो गया, ये क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, दो हो गए। मुझे लगता है स्फीयर की स्पेलिंग मैंने गलत नहीं कर दी, बताओ। SPHERE, सही है ना? हाँ, ये PHERE स्फीयर, समझ गया ना? अब ठीक है, ठीक है क्या, सही है? कुछ कह रहे? अच्छा सुनो, दो स्फीयर हो गए। एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो आपकी बड़ी ब्रैकेट में बंद है, उसको कोऑर्डिनेट स्फीयर कहेंगे, और एक जो उसके बाहर है उसको आयनाइजेशन स्फीयर कहेंगे। इतनी बात में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको और भी कह सकते हैं, काउंटर आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटर आयंस भी कहते हैं इसको, समझ गए? एनी प्रॉब्लम? आगे जाकर के ये आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी अगर आप इस भाषा को नहीं समझे। काउंटर आयन क्या है, क्योंकि आगे जब बोलेंगे तो वो काउंटर आयन इतने हैं, इसकी वजह से ये कोऑर्डिनेट स्फीयर में ये सारा कुछ इस टाइप से हो जाएगा। दूसरा, अच्छा, अब ये जो होता है, ये CN6 लिखा है, ये क्या है? दैट इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स।
है? हाँ, नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितने लिगेंड्स हैं, जितने यहाँ 4 लिखे होंगे तो 4 लिगेंड्स, 3 लिखे होंगे तो 3 लिगेंड्स, 5 लिखे होंगे तो 5 लिगेंड्स। यहाँ कितने लिखे? 6 लिगेंड्स लिखे। तो आपको क्या क्या चीज पता चल गई? काउंटर आयन पता चल गई, कोऑर्डिनेट स्फीयर पता चल गया और नंबर ऑफ लिगेंड्स पता चल गया। आगे क्या है? आप कहोगे सर कोऑर्डिनेशन लिगेंड्स, तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन लिगेंड, इसका मतलब लिगेंड फिर ये होगा, ये क्या होगा? लिगेंड्स। इसको क्या कहेंगे? लिगेंड्स कहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इतनी बोलो हाँ या ना। ये कुछ चीजें हैं कि जो आपको बहुत जरूरी समझने की जरूरतें हैं। कौन कौन सी चीजें कितनी कितनी, एक बार फिर से आप समझ लो। ये पूरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो गया। इसमें जो बड़ी ब्रैकेट में है उसको कोऑर्डिनेट स्फीयर कहेंगे, जो बाहर है उसको, हाँ आप क्या कह रही हो बोलो। राइट, हाँ बिल्कुल सही। ये आपका काउंटर आइन हो गया, CN लिगेंड्स हो गया, और 6 जो है ये नंबर ऑफ लिगेंड्स हो गया, और ये आपका राइट, समझ गए ना? ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनकी एक एक की डिफिनेशन समझ लेते हैं। अच्छा, एक चीज और था, एक चीज इसमें और थी। ये जो Fe है ये क्या है? दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एटम और आयन। इसको क्या कहेंगे? सेंट्रल एटम या आयन कहेंगे। राइट, अब आप एक एक करके चीजें समझो। सेंट्रल मेटल एटम, या इसमें हम मेटल आयन कह सकते हैं, वो क्या होता? होते कौन है ये? मोस्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्ट एज सेंट्रल मेटल एटम। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे वही सेंट्रल मेटल एटम में होते हैं मोस्ट केसेस में। मोस्ट की बात कर रहा है। क्यों होते हैं? रीजन क्या? ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, इनका साइज स्मॉल होता है। आप कहोगे सर इसका साइज कैसे स्मॉल हो गया? बताएगा कोई? साइज कैसे स्मॉल हो गया? हाई न्यूक्लियर चार्ज इनका ज्यादा होता है। एंड अबोलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स में अबोलिटी रहती है कि इलेक्ट्रॉन्स जाएं और उसमें डोनेट कर दे तो उसके पास जगह है। मान लीजिए हमने आपको 5 हाथी, 4 घोड़े, 2 गधे डोनेट कर दिए, आप कहां रखोगे? बोलो। फिर आपको डोनेट ही क्यों करना है? नहीं, ये तरीका नहीं है। डोनेट किया तो उसके पास रखने की जगह होनी चाहिए। डी ऑर्बिटल्स में वो डोनेट करते हैं लिगेंड्स, वो इसके पास रहती है, जगह रहती है। सेंट्रल एटम आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट्स होते हैं और फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स आर वांड इन डिफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट। इसके चारों ओर एक डिफिनिट अरेंजमेंट में पहुंच जाते हैं। लिगेंड्स क्या होता है? ये ग्रुप्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं, हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जिनमें टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की।
आप कहोगे सर एग्जाम्पल दे दो, NH3 है। NH3 में क्या है, ये लिगेंड्स का काम कर सकता है क्योंकि इसके पास ये लोन पेयर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इनको 2 को डोनेट कर सकता है। किसको? सेंट्रल मेटल आइटम को। समझ गए स्मॉल साइज हैं? अच्छा, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। स्मॉल साइज क्यों होता है? ये चीज साइज स्मॉल क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भी इंटर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो डी ऑर्बिटल में होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को कौन? न्यूक्लियस खींचेगा अपनी साइड में, और इनका लगभग सेम साइज होता है, तो उसमें इजीली एक्यूमुलेट कर सकते हैं, राइट। दूसरा क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग, अच्छा ये चीज हो गई। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या कहेंगे कि जिसमें बॉन्ड बनाने में, सपोज करो ये NH3 का दोनों इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बना ले किससे? Fe से। Fe का कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें काम नहीं कर रहा है, लेकिन केवल नाइट्रोजन के दोनों बॉन्ड कहाँ हैं? Fe को दे दिए उसने, राइट। तो वही यहां कह रहा है। तो ऐसे बॉन्ड को क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। एज दे आर इलेक्ट्रॉन रिच में भी एनाइंस, कैटाइंस हो सकते हैं, न्यूट्रल्स भी हो सकते हैं, एक्ट एज लुईस बेसिस, और ये लुईस बेसिस की तरह काम करते हैं। लुईस बेसिस क्या होते हैं कि हु हैव द कैपेसिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, उनको क्या कहेंगे? लुईस बेसिस कहते हैं, राइट। अब एक और शब्द आया है डेंटिसिटी, एक और टर्म आया है डेंटिसिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड्स दैट गिव्स द नंबर ऑफ डोनर साइट्स ऑफ एनी लिगेंड, नंबर ऑफ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट। ये समझ में नहीं आई बात, आपकी हो सकता समझ में आ गई हो, मेरी तो समझ में आई नहीं। बताओ। लाइगेंड डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, तो लाइगेंड की साइड से डोनेट कर सकता है, राइट। तो लाइगेंड डोनेट करते हैं तो वाटर डोनेट कर सकते हैं। इसके बाद जो होता है ये होती है चार इसके साइड से डोनेट करते हैं। हाँ ठीक है। अब जैसे सपोज कर लीजिए, एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, CN है, ये बन गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है ये, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से है। अभी इससे पहले वाले में हमने यहां लिखा था CN, तो यहां डोनेट कौन कर रहा है? अब ये कितने टाइप से डोनेट कर सकता है? 2 टाइप से। एक तो कैसे कोऑर्डिनेट कर लेगा, एक तो ये वाला साइड हो गया, एक ये वाला साइड हो गया। ऐसे ही आपका क्या है, C डबल बॉन्ड C O बोलो, ये कितनी साइड से कर सकता है? कितनी साइड से? ठीक है, ये कार्बन भी तो बैलेंस नहीं हुआ अभी।
फिलहाल कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट नहीं हुई, आपने कहा 2। चलो मैं इसको दूसरी जगह लिखता हूं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। बताओ, इसके पास एक तो लोन पेयर ये है, ये आप सही है, एक ये यहां से हो सकता है। बोलो इसके पास कितने हो गए? भैया कहीं से भी कर सकता है, कोई से भी डोनेट कर सकता है। तो इनको क्या कहेंगे? डेंटिसिटी। अब ये अगर एक ही साइड होगी, सपोज कर लीजिए NH3, NH3 में केवल एक ही साइड से कर सकता है, इसको कहेंगे मोनोडेंटेंट, डाइडेंटेंट, ट्राइडेंटेंट। तो लिगेंड्स कितने टाइप से हो गए आपके? और भी हो गए, मैनी, बहुत सारे भी हो सकते हैं। जैसे आपका इसका एग्जाम्पल दे दिया ना। अच्छा ठीक है, अब ये चीज डेंटिसिटी आपकी समझ में आ गई, यही कहना चाह रहा है। कौन सी साइड से, कितनी साइड्स हैं उसके पास। दूसरा कहता है डोनर आइटम। इसमें कहता है डोनर आइटम कौन सा कहता है? आइटम्स ऑफ लिगेंड्स दैट विच अटैच डायरेक्टली टू द मेटल। आप कहोगे सर कि यहां पर डोनर आइटम अगर NH3 में हम देखें तो डोनर आइटम कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? N, राइट। अगर हम CN में देखें तो यहां से डोनर आइटम कौन सा होगा? नाइट्रोजन। यहां पर देखें तो यहां से अगर ये लिगेंड्स बना रहा है, यहां से कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो डोनर आइटम ये ऑक्सीजन हो गया, राइट। नहीं समझ गए? नहीं, डोनर आइटम आप समझ गए कि जो सेंट्रल मेटल आइटम से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, दैट इज कॉल्ड द डोनर आइटम। एटम्स ऑफ लिगेंड्स विच अटैच डायरेक्टली टू द मेटल, ठीक है, या डायरेक्टली कोऑर्डिनेट। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनर आइटम्स to which the metal is directly bonded। कितने नंबर डोनर आइटम्स में सेंट्रल मेटल आइटम से डायरेक्टली अटैच्ड है। अगर अभी मैंने लिखा था FeCN6 करके लिखा था और ये ऐसे लिखा था, अगर आपसे कहा जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो दैट इज द 6। कितने? 6। समझ गए? आर द नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आइटम्स कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। अब डेटिव बॉन्ड एक नया वर्ड आ गया। डेटिव बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही डेटिव बॉन्ड कहते हैं। बोलो, ये जनरल चीजें आज की क्लास में आपकी हुई। नेक्स्ट क्लास में आपकी और आगे सिलेबस चलेगा।